किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, फागुनी हवाएं जो हैं अब हमारे दरवाजे पर दस्तक देने लगी हैं। इसका मतलब साफ है कि हमारे परिश्रम का, हमारे धैर्य का अब परिणाम मिलने का समय आ गया है। और हम जानते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रबी फसलें बहुत अच्छा उत्पादन देकर आपके सपनों को साकार करेंगी। किसान भाइयों, जब मिठास की बात चली दी है तो आइए आज हम एक ऐसी मीठी फैक्ट्री की बात करें जो खुद आप लगा सकते हैं। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं शहद उत्पादन की और मधुमक्खी पालन की। विशेषज्ञ हमारे बीच में मौजूद हैं श्री प्रवीण रघुवंशी जी। आप यद्यपि युवा वैज्ञानिक हैं, साथ में एक उद्यमी हैं, नवीन उद्यमी हैं और गहन शोध कर रहे हैं। जाने कितने डंक खा चुके हैं मधुमक्खियों के, तब जाकर आज बहुत सारे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं और हज़ारों किसानों को अब तक आप इस रोजगार को, कृषि से जुड़े हुए रोजगार को प्रोत्साहित कर चुके हैं। प्रवीण जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद कृषि हमारा जो दूरदर्शन का। और मैं प्रवीण रघुवंशी, रहने वाला बैतूल ज़िले का हूँ और मैं लगभग 7 साल से मधुमक्खी पालन पे काम कर रहा हूँ। पहले मैं छोटे से लेवल से काम कर रहा था, अभी मैं लगभग पैकेजिंग तक मैं हानि पे आ चुका हूँ। जी, मतलब एक यात्रा जो है, आपने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इस दिशा में कदम उठाई। कोई खास कारण है कि आप मधुमक्खी पालन की तरफ आपने झुकाव आपका हुआ? सर, सबसे पहले तो मैं जो ग्रेजुएट रहा हूँ एग्रीकल्चर से ही रहा हूँ। इसके पश्चात मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया ये उद्यानिकी विभाग से किया। उसके बाद बहुत समय तक मैंने एज आ ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर काम किया मिसेस अनुराधा सिंघाई मैडम के इंस्टीट्यूट में। उसके बाद उन्होंने मुझे मेंटरिंग करके मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि भाई सर, आप हमें जॉब के लिए, हमें प्राइवेट बिजनेस के लिए बोल रहे हैं कि आप बिज़नेस कर रहे हैं और आप तो जॉब कर रहे हैं। तो मेरा पहले से मन था कि मुझे बिज़नेस करना है भविष्य में, पर मैं थोड़ी बहुत तैयारी में लगा हुआ था कि कुछ तैयारी होती है। फिर हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, भारत सरकार की एक स्कीम के बारे में पता चला। मिस्टर अनुराधा सिंघाई जी ने बताया कि भाई आर.के. विवा रफ्तार की एक स्कीम है भारत सरकार की, जिसमें गवर्नमेंट बोलती है 5 लाख से 25 लाख रुपया फ्री में लेके चले जाओ अगर आप किसी बिजनेस को करने के लिए इनोवेशन कर सकते हैं। तो कुछ नया आइडिया है आपके पास, नवोन्मेष है आपके पास। जी, तो इसी से हम लोगों ने अप्लाई किया। फर्स्ट बैच था हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग का। उसमें लगभग 200 से 300 लोगों ने अप्लाई किया, सिलेक्शन हुए वहाँ पे और लोग फाइनल जो 7 लोगों को ग्रांट मिली। ये आप जो अनुराधा सिंघाई मैडम का आपने उल्लेख किया, ये इनकी भी परिचय हम जानना चाहेंगे। जी, जो अनुराधा सिंघाई मैडम है, ये अभी जो वर्तमान में, बट ये जो है एग्रीकल्चर, पहले ACABC की ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ भोपाल में चलती थी। भोपाल में जो कृषि बेरोजगार युवक है उसको बिजनेस के लिए लाने के लिए मैनेज हैदराबाद का एक स्कीम का नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था। यानी एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस का जो है वो प्रशिक्षण के लिए आपने समन्वय का काम किया। जी, तो उसमें जो एनजीओ की प्रेसिडेंट थी पहले मिसेस अनुराधा सिंघाई मैडम थी। अभी तो हमारे मध्य प्रदेश सरकार में कृषि विभाग में ही वो पदस्थ है, तो उन्होंने वो चीज़ कर दी है। बट वो नए जो लड़के होते हैं उनके लिए बहुत काम करते हैं कि भाई आप लोग आगे बढ़ें। और ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राह दिखाई है, ये स्टार्टअप प्रोग्राम जो शुरू किया है, ये इसकी देन है कि आप के जैसे युवा जो हैं वो पहले प्रशिक्षक बन रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं और उसके बाद प्रशिक्षक बन रहे हैं। सर, ये बहुत सही बात कही। मुझे तो पता ही नहीं था उस समय कि मुझे ये गवर्नमेंट के द्वारा 5 लाख रुपए मिल जाएंगे और अभी मैं 20 लाख के लिए और एलिजिबल हो गया। लेकिन चलिए, ये इस व्यवसाय की हम बात करें सीधे कि मधुमक्खी पालन ये किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को एक अतिरिक्त आमदनी का जरिया बना हुआ है, ये कैसे एक रास्ता दे रहा है? देखिए, पहले समय ये था, पहले हमारे पास किसानों के पास जोतें बड़ी थी, बहुत बड़ी बड़ी जोतें हुआ करती थी, तो उनके पास इतनी आय हो जाती थी कि वो अपने परिवार का भरण पोषण आराम से कर ले। अभी के समय जोतें छोटी होते जा रही है। 2 भाई है, उनकी ज़मीन बंटवारा हो गया, किसी के पास 3 एकड़ है, किसी के पास 5 एकड़ है, ऐसे ज़मीनें कम होते जा रही है। तो उसी ज़मीन से अधिक उत्पादन अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें साथ में मधुमक्खी पालन या
एक्सट्रैक्ट का कोई दूसरा व्यापार जैसे डेयरी होगा या पोल्ट्री कोई ना कोई हमें करना होगा। हम अभी मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधुमक्खी पालन में हम हमारी खेती के साथ में 10 से 20 हनी बी बॉक्सेस को रख के एक्स्ट्रा आय निकाल सकते हैं। अगर हमारी खेत से 50,000 रुपये सालाना 1 एकड़ से निकल रही है तो लगभग हम 10 बॉक्स रख के कम से कम 30,000 रुपये और बढ़ा सकते हैं अगर हम बल्क में बेचें। लेकिन इसके लिए किसान को कितनी लागत वहन करना पड़ेगी, कैसे कितना उसको श्रम का योगदान देना पड़ेगा और कितना उसको प्रशिक्षित होना ज़रूरी है? देखिए, हमारा सबसे पहली आपने जो बात थर्ड में जो बात की प्रशिक्षित, सबसे पहली बात मैं उसको बोलूँगा कि हमें डेयरी अगर हम करते हैं तो हमें पशु के बारे में नॉलेज है। बकरी पालन हम पैतृक से करते आ रहे हैं, उसके बारे में हमें पता है, पर मधुमक्खी पालन हमने नहीं किया। तो एक कोई अच्छी बॉडी से, जैसे हमारे यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना है जो मधुमक्खी पालन पे ही काम करता है, ऐसी किसी संस्था से, या हम भी बीसवर्ड इंडिया के नाम से हमारी फर्म है, हम लोग भी ट्रेनिंग करवाते हैं, तो इससे ट्रेनिंग कर लें, प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण लेने के बाद फिर हम लगभग 5,000 रुपये के आसपास से 5,500 रुपये का एक हनी बी बॉक्स कॉलोनी आती है। इस कॉलोनी को लेके अब अगर आप 10 ले रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई कर लें, 50-60 हज़ार रुपये में आपके वो आ जाएंगे और उसके बाद आप रख के सालाना इनकम बढ़ा सकते हैं, साथ में सालाना हनी बी बॉक्स भी बढ़ा सकते हैं। लगभग 30% बॉक्स आप सालाना बढ़ा सकते हैं। अगर 10 बॉक्स है तो 3 बॉक्स आपके बढ़ा सकते हैं अगले साल। तो यानी छोटे छोटे संसाधन जोड़कर हम इसका उत्पादन शुरू कर सकते हैं, शहद उत्पादन शुरू कर सकते हैं। लगभग कितना समय ये लेता होगा जब हम जहाँ से हमने सेटअप शुरू किया और उसके बाद हम एक व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने लग जाएं, तो कितना पीरियड इसमें कम से कम किसान को खर्च करना पड़ता है? समय तो उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट और है, वो बताना चाहूँगा मैं कि जब हम ये व्यवसाय चालू करें तो ये चालू करने के पहले हमें थोड़ा सा हमारे आसपास का सर्वे करना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे किस प्रकार की फसलें लगती हैं, साथ में किस प्रकार के पेड़ पौधे अवेलेबल हैं। ये सर्वे करने के बाद हम समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे इतना इतना समय में फूल अवेलेबल है। उसके बाद हम उन फूल के हिसाब से, जैसे मान लो भिंड मुरैना ग्वालियर की बात करता हूँ, यहाँ पे कोई अगर मधुमक्खी पालन स्टार्ट करना चाहता है तो उसे सरसों के मौसम के पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। अब मान लो लगभग इसने नवंबर के आसपास अपना हनी बी बॉक्सेस ले लिए जो अपेरी, उसके बाद फिर लगभग 1 महीने बाद से सरसों का फूल चालू हो जाता है। नवंबर दिसंबर में तो चालू हो जाता है, दिसंबर जनवरी में पूरा फूल रहता है। तो इन 2 महीने के बीच में एक बक्से से लगभग जो एक हमारी कॉलोनी होती है उससे 10 से 30 किलो तक उत्पादन वो उस सरसों के सीजन में शहद का ले सकता है। जी, यानी कोई बहुत ज़्यादा लंबी अवधि नहीं होगी। प्रवीण जी, एक छोटा सा विराम लेंगे और उसके बाद फौरन हम अपने किसान भाइयों के साथ वापस जुड़ सकेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं श्री प्रवीण रघुवंशी जी से, जो कि हमें बता रहे हैं मधुमक्खी पालन के बारे में। प्रवीण जी, हमने अपने कार्यक्रम के दौरान बताया कि कैसे किसान भाई छोटी सी पूंजी के साथ कम समय में ज़्यादा अच्छा शहद का उत्पादन करने के लिए अपना खुद का एक सेटअप बना सकता है। तो इसके बाद आपने कहा कि फूलों का चयन करना है या हमें देखना है कि आसपास कौन से फूल पाए जाते हैं, कौन सी फसलें लगाई जाती हैं।
अब हम आप ही से जानना चाहेंगे कि कौन से क्या केवल जो फूलों की फसलें हैं, जैसे हम गेंदा और गुलाब की बात करें, क्या केवल इन्हीं से शहद उत्पादन हो सकता है, या जो वृक्ष हमारे आसपास मौजूद हैं, जो हमारे पास फसलें मौजूद हैं, उनसे भी हम ये शहद उत्पादन कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो क्वेश्चन था कि प्रश्न कि भाई फूल मतलब गेंदे या किसी प्रकार का गुलाब वगैरह की खेती कर रहे हैं तभी हम शहद उत्पादन कर सकते हैं। लोगों की जो सोच है इसी प्रकार की बन चुकी है। तो हमें ऐसे किसी फूल की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का फूल जो खिलता हो हमारी फसल में, चाहे हम मक्के की खेती कर रहे हैं, इसमें परागकण मधुमक्खियों को मिलता है। इसके बाद अगर हम सोयाबीन की खेती कर रहे हैं या किसी दलहन की खेती कर रहे हैं, इसके अलावा तिलहन में हम सरसों की खेती कर रहे हैं, राम तिल की खेती कर रहे हैं, या इसके आसपास जो हमारे कई एरिया जैसे यूकेलिप्टस जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, कई जगह पे करंज बहुत ज़्यादा होता है, गर्मियों में खिलता है, किसी जगह पे मोवार अवेलेबल होता है। तो इन प्रकार के पौधों की संख्या आपके यहाँ पे अगर अधिक है तो वहाँ पे मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो ये तो एक उचित वातावरण, एक पर्यावरण की बात हो गई कि हमको इस तरह से मधुमक्खी पालन करना है। क्या कुछ खास किस्म की मक्खियाँ होती हैं जो पालन योग्य होती हैं, या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की मधुमक्खियों को हमें चयन करना होता है? अभी हमारे भारत में लगभग 5 प्रकार की मधुमक्खियाँ अभी है, जिसमें से 4 मधुमक्खियाँ जो है वो हमारी भारतीय हैं और एक मधुमक्खी है विदेशी, जिसे सबसे पहली जो मधुमक्खी विदेशी है जिसे बोलते हैं एपिस मेलिफेरा, या यूरोपियन भी इटालियन भी। ये मधुमक्खी पे उत्पादन चल रहा है। और हमारी भारतीय में जो 4 बची है, जिनमें से पहली एपिस सिराना इंडिका, दूसरी एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरिया, ट्राइगोना स्पीसीज और एपिस डॉर्सेटा, ये जो 4 प्रकार की मक्खी है, इसमें से एपिस सिराना इंडिका जो सातपुड़िया मधुमक्खी कहते हैं, जो वृक्षों के अंदर अंधेरे में रहती है, उस पे भी पालन कर सकते हैं। तो अभी हमारे देश में 2 मधुमक्खियों पे सर्वाधिक तौर पे शहद उत्पादन हो रहा है। एक विदेशी एपिस सिराना इंडिका मधुमक्खी, एक विदेशी एपिस मेलिफेरा मधुमक्खी, और दूसरी जो होती है एपिस सिराना इंडिका जो हमारे ये जो आप बता रहे हैं इनके साइंटिफिक नाम बता रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि जो अंधेरे में रहने वाली मधुमक्खियां हैं, यानी सबसे अच्छा वातावरण अगर उनको है तो घने जंगल है? नहीं, हाँ ये बात तो सही कही आपने। हमारे देश में जो पहले से मधुमक्खी पालन किया जाता था, ये हमारे गांव में नहीं किया जाता था। ये जंगल में हंटिंग की जाती थी, हनी हंटिंग करते थे और लेके आते थे। तो जंगलों में जो बड़े पेड़ होते हैं, इनके अंदर जो खोखला भाग होता है उसमें वो अपना घर बना के रखती है। तो वो अंधेरे में रहने वाली मधुमक्खियों पे भी हम लोग यहाँ पे पालन कर सकते थे। प्रवीण जी, जब हमारे छत्ते में शहद बन गया या शहद बनाने के लिए हमारा छत्ता तैयार हो गया है, इसकी पहचान कैसे होगी? सबसे पहले तो हम आसपास का समय देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सीजन चल रहा है। अगर वसंत ऋतु शुरुआत हो गई तो हमें पहले ही पता है कि भाई शहद का समय चालू हो गया। दूसरा, अगर हमारा जो मधुमक्खी का परिवार है ये कमज़ोर है तो उससे हमें पहले तो फीड करा के उसे कुछ हमारा जो आर्टिफिशियल फूड होता है वो दे के हमें उनको बढ़ाना पड़ेगा। जब वो मधुमक्खियाँ पूरी फुल अच्छे से बढ़ गई, पूरे बक्से में फैल गए हो गई, उसके बाद फिर हमारा उत्पादन चालू हो जाए। तो उत्पादन हमने करना शुरू किया और उसके लिए आपने कुछ खास मशीनों की ज़रूरत होती हैं जिससे छत्ते से बिना मधुमक्खियों को नुकसान पहुँचाए हम शहद निकाल सकें? जी, पहले के ज़माने में क्या होता, मधुमक्खियों को जला के शहद लिया जाता था। वाइल्ड हनी जो बी कीपिंग होता था वो हनी हंटिंग कहते हैं इसे। आज के समय में मधुमक्खियों को बिना परेशानी के, बिना नुकसान पहुंचाए शहद निकालने के लिए हनी एक्सट्रैक्टर्स अवेलेबल है। हम लोग क्या करते हैं, जो फ्रेम होती है उसके ऊपर जो सील्ड कर देती है मधुमक्खियाँ हनी को, उसको हम लोग ऊपर से जो सील है उसको हटा के जो हमारा मक्खियों को उसी बॉक्स में छोड़ देते हैं पहले से झटक के। उसके बाद जो खाली फ्रेम है शहद से भरी हुई, उसको हमारे एक्सट्रैक्टर में डाल के उसको हम घुमाते हैं तो वो पूरा हनी उस एक्सट्रैक्टर में निकल जाता है। फिर वापस उन फ्रेम को हम लाके हमारे हनी बी बॉक्स में लगा देते हैं, तो उसमें वापस मक्खियाँ उस पर वॉक करना, काम करना चालू कर देते हैं। और प्रवीण जी, ये कार्यक्रम देखने वाले सभी श्रोताओं के मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि एक शुद्ध और अच्छे शहद की पहचान क्या है? जी, सबसे पहले हमारे देश में सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि अगर शहद जम गया तो कहते हैं कि भाई ये शहद में नहीं है, ये शक्कर मिले हुए है जी। तो मैं कहना चाहूँगा दुनिया में ऐसा कोई शहद नहीं होगा जो जमता ना हो। बस कुछ शहद ऐसे होते हैं जो
1 महीने के अंदर जम जाते हैं, कुछ शहद ऐसे होते हैं जो 3 साल 4 साल में जमते हैं। तो जो मल्टीफ्लोरा मतलब बहुत सारे विभिन्न प्रकार के फूल से बना हुआ शहद होता है वो बहुत लेट जमता है, और जो स्पेसिफिक एक प्रकार के फूल से जो शहद उत्पादन होता है वो पूरा जम जाता है। जैसे कि हमारे पास अभी एक रखा है, ये है सरसों के फूलों से निकला हुआ शहद। अब आप इसको पूरा उल्टा भी कर देंगे तो भी इसमें से हनी नहीं निकलेगा, शहद नहीं निकलेगा। ये पूरा क्रीम हनी के नाम से जाता है। ये विदेश में सप्लाई होता है, हमारे भारत में पैदा होता है और ये विदेश में एक्सपोर्ट होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे शहद, जैसे यूकेलिप्टस के खेत में जहाँ जंगलों में जहाँ पे रखते हैं तो यूकेलिप्टस हनी होता है। बेर के खेत में रखते हैं, बेर की जहाँ पे खेती होती है बेर हनी, धनिया हनी, इसके बाद अजवाइन हनी। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में अजवाइन होता है, शिवपुर में होता है अजवाइन का हनी। आप बात करेंगे गुना के आसपास वाला तो यहाँ पे धनिया का हनी उत्पादन अब तो होता है। अनानास वगैरह पर भी होने लगा है। पाइनएप्पल, हाँ सर, वो बिहार पे करते हैं। उसमें ये करते हैं ये लोग तो कटिंग करके उस पे वर्क करते हैं। तो प्रवीण जी, सवाल हमारा ये था कि इसके मेडिसिनल कैरेक्टर्स को बढ़ाने के लिए कुछ रास्ता है, या कौन से ऐसी मधुमक्खियां हैं जो हमें लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा इनका स्वास्थ्यकारी हनी है? आपने अभी बात की मेडिसिनल कैरेक्टर को बढ़ाने की। जी। हम डॉक्टर या हमें पता है कि शहद खाना चाहिए, पर कौन सा शहद खाना चाहिए ये नहीं पता। बहुत सारी हमारे देश में कंपनियां हैं जो रॉ हनी अवेलेबल कराती है। रॉ हनी मतलब आपके छत्ते से निकला और उसी को डायरेक्ट बॉटल में साफ छान के भर दिया और जैसा का वैसा आपको उपलब्ध करा दिया। तो ये हनी में जो होता है बैक्टीरिया और माइक्रोब्स अवेलेबल होते हैं जो हमारी सेहत के लिए लाभदायक होते हैं। अगर इसे हमने गर्म कर लिया या इसे हमें हाई प्रेशर से एकदम प्रेशर डाल के छाना तो इसमें जो पराग कण होते हैं ये पराग कण निकल जाते हैं, और इसमें जो एंजाइम गर्म करने के कारण इसमें एंजाइम और बैक्टीरिया जो बेनिफिशियल है वो मर जाते हैं। तो अगर ये ना करते हुए रॉ हनी, रॉ शहद अगर हम खरीदते हैं तो उसके फायदे हमें बहुत अच्छे से मिलेंगे। जी। लेकिन प्रवीण भाई, हम भारतीयों की तो आदत होती है कि कोई भी एक चीज़ के बहुत सारे उपयोग कर लेते हैं। तो क्या शहद उत्पादन या हनी बी पालन के साथ साथ, मधुमक्खी पालन के साथ, क्या कुछ और भी उत्पाद हम तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मधुमक्खी पालन ये पुराना व्यवसाय हो गया कि भाई शहद उत्पादन करना। आज के समय में हमें मधुमक्खी पालन अगर हम कर रहे हैं तो शहद उत्पादन के साथ साथ हमें उसमें जो उत्पाद और निकलते हैं, जैसे परपॉलिस निकलता है। मधुमक्खियाँ पेड़ पौधों से जाके इनका रेजिन लेके आती है, वो रेजिन लेके आती है, इसके एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो परपॉलिस उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा पॉलन, पराग कण का उत्पादन कर सकते हैं। प्रोटीन रिच सोर्स होता है, जितने भी एथलीट्स लोग रहते हैं इनकी डाइट के लिए यूज़ किया जाता है पराग कण का, तो ये भी सेल होता है। इसके बाद वैक्स जो हमारा मोम होता है, इसमें हमारी जो फेयरनेस इंडस्ट्री है इसमें बहुत बड़ा योगदान है मोम का। जो जितनी भी नेचुरल फेयरनेस क्रीम्स बनती है उसमें मधुमक्खी के मोम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हमारा जो बी वैनम, मधुमक्खी का जो जहर होता है, ये जहर का उपयोग किया जाता है हमारे बहुत सारे रोगों में। जैसे हमारे कमर दर्द के जो इंजेक्शन्स होते हैं, L3 L4 जो पेन होता है, इसमें एपिस मेलिफेरा के वैनम से बनाया जाता है ये इंजेक्शन्स। घुटने के दर्द में जो इंजेक्शन्स यूज़ होते हैं इनकी सुधार के लिए इस प्रकार के वैनम का उपयोग किया लेकिन जाता हमारे है। किसान भाइयों को सलाह ज़रूर रहेगी कि सीधे सीधे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ न डाल दें हाँ। अपने उपचार के लिए, उसका ज़रूर ध्यान रखें। मधुमक्खी पालन एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में बहुत तेज़ी से उभर रहा है, आप भी इसके सहयोगी बन सकते हैं। आइए चलते चलते देख लेते हैं कृषि समाचार, सुनते हैं खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। किसानों को मिलेगा नई टेक्नोलॉजी का लाभ, नाबार्ड देगा 2,58,000 करोड़ का ऋण, सरसों को रोगों से बचाएं और चने का उकटा रोग। और अब खबरें विस्तार से। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का भोपाल में समापन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास हो रहा है। हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता बढ़ी है। यह क्षेत्र केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विज्ञान भारती, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने मिलकर देश भर के विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों व स्टार्टअप के लिए इस आयोजन के माध्यम से एक सक्षम मंच उपलब्ध कराया।
फेस्टिवल में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं व युवाओं को आमंत्रित किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा देश युवा देश है, युवा ऊर्जा ही हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी की वजह से काम करना आसान हो गया है, नुकसान भी कम हो रहा है और समय की भी बचत हो रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग किसानों के लिए सुलभ किया जा रहा है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के माध्यम से किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र में जिस प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले कल में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारत अपनी उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाएगा। श्री तोमर ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता को इस बात से समझा जा सकता है कि तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और प्रधानमंत्री रहते श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे विज्ञान से जोड़ा और अब श्री मोदी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान के साथ जय अनुसंधान को भी जोड़ दिया है। नाबार्ड देगा 2,58,000 करोड़ का ऋण। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं कृषि विकास बैंक नाबार्ड द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के विकास को गति देने के लिए वर्ष 2023-2024 के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 2,58,598 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता का आकलन किया गया। यह पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.43% ज़्यादा है। यह जानकारी भोपाल में नाबार्ड के मध्य प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-2024 में दी गई। इसमें कृषि के लिए 1,80,160 करोड़ रुपए, एमएसएमई के लिए 65,832 करोड़ रुपए तथा अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए 12,606 करोड़ रुपए ऋण शामिल है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने संगोष्ठी में कहा कि इससे किसानों, उद्यमों से जुड़े कामगारों और राज्य की पूर्ण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नाबार्ड के इस महत्वपूर्ण सहयोग से देश की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में मध्य प्रदेश के $550 बिलियन के योगदान के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। सरसों को रोगों से बचाएं। रबी की प्रमुख तिलहनी फसल सरसों में रोगों की रोकथाम करना किसानों के लिए लाभदायक होगा तथा उत्पादन भी बेहतर मिलेगा। सरसों के प्रमुख रूप से काले धब्बे वाला रोग, सफ़ेद रतुआ, डाउनी मिल्ड्यू तथा तना गलन प्रमुख है। इस समय फसल पर काला धब्बा, सफ़ेद रतुआ या डाउनी मिल्ड्यू रोग दिखते ही डायथेन M45 के 0.2% घोल का छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव 15 दिन बाद अवश्य दोहराएं। 1 एकड़ में 200 लीटर घोल अवश्य छिड़कें। यदि आपके क्षेत्र में सरसों में तना गलन रोग हर वर्ष आता है तो बुआई के 45 से 50 दिन बाद बाविस्टीन के 0.1% घोल का छिड़काव कर दें। आवश्यकता पड़ने पर 15 दिन बाद छिड़काव दोहराएं। यह उपाय करने पर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। चने का उकटा रोग। चने का उकटा रोग की फफूंदी मिट्टी में रहती है तथा साल दर साल पनपती रहती है। इस रोग के नियंत्रण के बजाय बचाव के उपाय अधिक कारगर हैं। इसके लिए ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करके मिट्टी में छुपी फफूंदी को नष्ट कर देना चाहिए। बुवाई पूर्व बीज का उपचार ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अथवा 2 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज के हिसाब से करना चाहिए। इसी प्रकार हर वर्ष एक ही ज़मीन में चने की खेती नहीं करें। चने की रोगरोधी जातियां जैसे JG 315, JG 74, JG 11, JG 130, JG 16, भारती JG 63, JG 322, विजय श्वेता, काक 2, BG 1053 इत्यादि ही लगाएं। चना के साथ अलसी की अंतर्वर्तीय फसल लगाएं। 2 कतार चने के साथ 1 कतार अलसी की लगाएं। ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर सीमित क्षतिग्रस्त क्षेत्रों में मिट्टी में डालें। इस प्रकार के उपायों से चने का उकटा रोग समाप्त होगा और उत्पादन में वृद्धि भी होगी। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। साथ ही हमने देश दुनिया की खबरें जानने के लिए देखे कृषि समाचार यानी खबरें खेती की। हमें उम्मीद है आज का ये अंक आपके लिए उपयोगी रहा होगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।